गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है फलनों का संयोजन यानी कि इसमें एक से अधिक फलन की बात हो रही है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग फलन का फलन। फलन का फलन भी इसे कहा जाता है यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं फलनों का संयोजन होता क्या है। माना कि f a टू b तथा g b टू c कोई दो फलन है। क्या देख रहे हैं कि f a से b में और g b से c में ये आपके दो फलन दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब कि फंक्शन f का जो डोमेन है वह a है और फंक्शन f का जो को डोमेन है वह b है। उसी तरह से फंक्शन g का जो डोमेन है वह b है और को डोमेन c है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फंक्शन f का जो को डोमेन हो रहा है वो फंक्शन g के डोमेन के बराबर है। देख रहे हैं ना, यह दोनों सेम ही है। कोई दो फलन इस प्रकार से दिए हुए हैं तो f और g का जो संयोजन होगा वह g ऑफ f द्वारा सूचित होता है। फंक्शन f और फंक्शन g का जो संयोजन होगा कंपोजिशन होगा उसे g ऑफ f द्वारा सूचित करते हैं तथा फलन g ऑफ f a टू c में डिफाइन होता है किस तरह से कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा g एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। यहाँ पे थोड़ा समझिए g ऑफ f कैसे डिफाइन हो रहा है तो a टू c में तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि g ऑफ f का जो डोमेन है g ऑफ f का जो डोमेन है फंक्शन f के डोमेन के बराबर दिख रहा है। फंक्शन f का डोमेन है और क्या देख रहे हैं और इसका जो को डोमेन है किसका g ऑफ f का वह किसके बराबर दिख रहा है तो वह को डोमेन ऑफ g के। तो a टू c में यह डिफाइन होता है कौन फंक्शन f और g का जो संयोजन g ऑफ f है a टू c में डिफाइन होगा। कब? जब फंक्शन f a से b में डिफाइन हो और g b टू c में डिफाइन हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना होगा, इसको लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर g ऑफ f लिख रहे हैं तो f का डोमेन लेंगे और g का को डोमेन लेंगे, इस तरह से लिखाएंगे। ठीक है, और यह कब डिफाइन होता है इसको आप हमेशा ध्यान रखना है कि g ऑफ f परिभाषित होने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g के। आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन f का जो रेंज होगा वह सबसेट होना चाहिए इसके डोमेन के, फंक्शन g के डोमेन के सबसेट के, तभी आप ये कहोगे कि ये परिभाषित है। ठीक है, ये परिभाषित होने के लिए g ऑफ f हमेशा परिभाषित कब होगा जब आप ध्यान रखोगे कि फंक्शन f का जो रेंज आएगा वह सबसेट होना चाहिए फंक्शन g के डोमेन के। तो आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है और फंक्शन g b टू c में डिफाइन है तो g ऑफ f यानी कि फंक्शन f और g का जो संयोजन होगा वह a टू c में डिफाइन होगा, जहां पे फंक्शन f का डोमेन लेना होगा और फंक्शन g का को डोमेन लेना होगा। ठीक है, और ये तभी डिफाइन होगा जब फंक्शन f का रेंज सबसेट हो फंक्शन g के डोमेन के। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ये किस पे से डिफाइन होगा और कब डिफाइन होगा, किस पर डिफाइंड होगा और कब डिफाइंड होगा, ये दो चीज आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तभी इसको आप समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलिए, तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन मशीन ली, इसे हम लोग फंक्शन मशीन कहेंगे। यहाँ पे दो मशीन एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं, एक फंक्शन मशीन है f और दूसरा है g। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये देखिए, ये आपका इनपुट दिखा रहा है, हमने देखा ना ऊपर आपका फंक्शन दिया हुआ है कि f a टू b में डिफाइन है, और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि x कोई एलिमेंट है वह किससे बिलोंग कर रहा है, सेट a से बिलोंग कर रहा है, यानी फंक्शन f के डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इनपुट x ले रहे हैं और वह फंक्शन f के क्या होने चाहिए, तो फंक्शन f के डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। x जो होगा फंक्शन f के डोमेन के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो यह इनपुट इस मशीन में डाला जा रहा है, फंक्शन f कर रहा है किसी नियम के तहत, ये बन के क्या आ जा रहा है आउटपुट f(x).
जब फंक्शन एफ मशीन, इस मशीन फंक्शन एफ में यह एक्स इनपुट डाला जाता है तो यह एफ एक्स बन के आउटपुट में आ जा रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स एज ए क्या होगा, एज ए रेंज होगा, है ना। एफ एक्स का जो सेट होगा, एफ एक्स जितने भी आएंगे उनका जो समुच्चय होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, और यही रेंज अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे रेंज इनपुट बन जाएंगे, यानी एफ एक्स जो होगा अब इनपुट बन जाएगा अगले मशीन के लिए, ठीक है, अगले मशीन किसके लिए, जी के लिए। तो अगले मशीन जी में यह इनपुट के रूप में एफ एक्स डालना है, तो यह जी के अंदर जी फंक्शन कर रहा है और इसके अंदर यह डल रहा है, तो जी एफ एक्स के फॉर्म में ये इसका आउटपुट दे रहा है, जी एफ एक्स बन के आ जा रहा है। ठीक है, तो यही देख रहे हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, यहीं पे देखिए, यहाँ पे एक्स डाले हैं फंक्शन एफ में और इसके साथ ये जी के साथ कंबाइन होकर इसका कॉम्बिनेशन बनकर जी एफ एक्स आउटपुट के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ एक्स जो होगा, एक्स यह किससे बिलोंग करेगा, एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो फंक्शन एफ के डोमेन से, यानी कि ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां भी वही आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यह एक मशीन है, इसमें जो है यह काम का है, इस मशीन का काम है, पहले वाले मशीन का काम है कि अगर हम इसमें मैदा डालते हैं, पानी डालते हैं, तो इसको घोल कर ये उसको फ्लोर के उसको सान कर बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ सन के बाहर आ जा रहा है। और दूसरा मशीन है कि इसमें जब इसको डाल रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे पीस करके और इससे गोलगप्पा के रूप में बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या दिए, मैदा डाले, थोड़ा पानी डाल दिए और ये मिक्स करके ये बाहर आउटपुट में यहाँ पे आटा जो है हमारा घोल कर आ जा रहा है, सनकर आ जा रहा है। अब अगर हम लोग इस इनपुट में यह आटा नहीं डालें, कुछ और चीज डालने की कोशिश करें, तो गोलगप्पा बाहर बन के निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट यहाँ से होगा वही इनपुट इसमें बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ का रेंज, यानी कि जो आउटपुट आएगा फंक्शन एफ द्वारा, जो आउटपुट आएगा उसको अगले मशीन में डाला जा रहा है, अगले मशीन यानी अगले फंक्शन जी में डाला जा रहा है। तभी हम लोग कह रहे हैं कि फंक्शन एफ का रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, फंक्शन जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ताकि यह आउटपुट में हमारा रिजल्ट सही से दे सके। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किस तरह से, कि अगर एफ ए टू बी में डिफाइन है, जी बी टू सी में डिफाइन है, तो एफ और जी का संयोजन जी ऑफ एफ द्वारा सूचित किया जाएगा। और ये कैसे परिभाषित होगा, ए टू सी में, आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन एफ का हमें डोमेन लेना होगा और फंक्शन जी का को डोमेन लेना होगा, इसका डोमेन और इसका को डोमेन लेना होगा। और ये डिफाइन होने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि फंक्शन एफ का जो रेंज होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए फंक्शन जी के डोमेन का। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो आपके फलनों का संयोजन का टॉपिक अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक तो आपको अच्छे तरीके से फलनों का संयोजन समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया होगा वो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग आगे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे ना, और आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए, बस जनरली जिनको नहीं समझ में आ रहा, बस यही दो चीज ध्यान रखेंगे, ये कि किस पर डिफाइन होगा और कब डिफाइन होगा, यही दो चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसको समझने के लिए, फलनों का संयोजन समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके लेते हैं। एक हमारा फंक्शन एफ है जो कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए 1 2 2 3 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस तरह से है, 4 5। ठीक है, और एक फंक्शन जी है, देखिए 2 3 3 5 5 2, किसी नियम के तहत इसमें इसके रिजल्ट इस तरह से कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं। चलो, अब अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ज्ञात करें, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है, क्लास 12th में भी आपको बताया हुआ। अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के डोमेन के, तो ये पहले एलिमेंट का सेट, यानी कि आपका आ जाएगा 1 2 4, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनके पहले एलिमेंट का सेट। अच्छा, इसके रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन एफ की बात करें, तो रेंज 2 3 5, ये ना होगा 2 3 5। ठीक है, अब देखिए, अगर हम डोमेन ऑफ फंक्शन जी की बात करें, तो इसके पहले एलिमेंट का सेट हो जाएगा, यानी कि 2 3 5। ठीक है, और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ जी की बात करें, फंक्शन जी के रेंज की बात करें, तो 3 है, 5 है और 2 है, तो इसको 3 5 2 यही ना हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एफ और जी के
संयोजन की, तो एफ ऑफ जी का संयोजन, एफ और जी का संयोजन जो होगा वह जी ऑफ एफ होगा। तो यह जी ऑफ एफ डिफाइन होगा कि नहीं, पहले इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एफ परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें देखना होगा कि फंक्शन एफ का जो रेंज है, फंक्शन एफ का जो रेंज है सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ जी के। देख लीजिए फंक्शन एफ का जो रेंज है सबसेट है ना डोमेन ऑफ जी के, ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं ना जी, बिल्कुल, इसलिए जी ऑफ एफ परिभाषित है। जी ऑफ एफ क्या है आपका, परिभाषित है। तो परिभाषित इसी तरह से चेक करेंगे। ठीक है, जी ऑफ एफ परिभाषित, और ये कैसे डिफाइन होगा, अगर डिफाइन करना होगा तो जी ऑफ एफ, तो फंक्शन एफ का डोमेन लेना होगा, यानी कि 2 3 5, फंक्शन एफ का डोमेन लेना होगा, सॉरी फंक्शन एफ का डोमेन आपका क्या है 1 2 4, और फंक्शन जी का को डोमेन लेना होगा 3 5 2। ठीक है, तो इस तरह से यह परिभाषित होगा। अगर मान लो हमें निकालना हो जी ऑफ एफ, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जी ऑफ एफ एलिमेंट 1 के लिए, तो मैंने बता रखा है ये ऑफ ऑट के ब्रैकेट आ जाएगा इस तरह से। अब क्या देखेंगे कि फंक्शन एफ में 1 रखने पे क्या है, तो फंक्शन एफ में 1 रखने पे 2 आया है, तो अब f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब फंक्शन g में 2 रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में 2 रखने पे 3 आया है। ठीक है, उसी तरह से अगला लेंगे g ऑफ f, अगला फंक्शन f हम ये एलिमेंट लेंगे 2। हम लोग देख रहे हैं ना कि फंक्शन f में जो एलिमेंट रख रहे हैं वो एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, f के डोमेन से, f के डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना जी। चलिए यह जी f2 बन जाएगा। फंक्शन f में 2 रखने पे क्या है, फंक्शन f में 2 रखने पे 3 आया है, तो ये g और f2 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो g3, तो फंक्शन g में 3 रखने पे आया है 5। ठीक है, एक और है g ऑफ f, फंक्शन f में एक और एलिमेंट, फंक्शन f के डोमेन में एक और एलिमेंट है आपका 4। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं, चलिए 4 है, तो ये बन जाएगा gf4, तो फंक्शन f में 4 रखने पे क्या आया है 5 आया है, तो ये बन जाएगा g5, और फंक्शन g में 5 रखने पे क्या आया है 2 आया है, 2 आया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग यहाँ जो पुट किए हैं 1 2 और 4, वह फंक्शन f का डोमेन है, और जो रिजल्टेंट आया है 3 5 और 2, 3 5 2, वह फंक्शन g का, फंक्शन g का रेंज है या कोडोमेन है, रेंज है या कोडोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए ना। अच्छा, हमने यहाँ पर इस फंक्शन में देखा कि g ऑफ f परिभाषित है। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ g की बात करें, f ऑफ g की, तो इसमें क्या देखना होगा, तो फंक्शन g का रेंज, फंक्शन g का रेंज देखना होगा, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ f के, डोमेन ऑफ f के। अब की बार उल्टा हो जाएगा, समझ गए ना। अगर हम लोग g ऑफ f कर रहे हैं तो f का रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ g के, अगर f ऑफ g चेक करें तो फंक्शन g का रेंज सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f के। तो यहाँ देखो फंक्शन g का जो रेंज है, फंक्शन g का जो रेंज है 3 4 5 है, और क्या वो सबसेट है डोमेन ऑफ f के, नहीं ना है, तो यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि f ऑफ g परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग परिभाषित है कि नहीं इसको चेक करना समझेंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होते जाएगा। चलिए अब हम लोग फलनों के संयोजन के कुछ गुण धर्म है, यानी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बारे में देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। आपके बुक में जो है ना एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया होगा, आप वहां देख सकते हो कि यदि, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दे दिया है, दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ वहां पे दे दिया होगा कि यदि f a टू b, ठीक है, g b टू c तथा h c टू d कोई तीन फलन है, तीन फलन है, तो
तो h ऑफ g ऑफ f बराबर है h ऑफ g ऑफ f के। तो देखो ये भी एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े हो ना, आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, 8 में भी पढ़े हो एसोसिएटिव लॉ। h ऑफ g ऑफ f बराबर हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, यही हमें साबित करना है, जो कि आपके प्रमेय 1 में दिया है, प्रमेय संख्या 1 के रूप में आपके यह बुक में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बराबर साबित करके दिखाते हैं, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन f a टू b में और फंक्शन g जो है b टू c में डिफाइन है और h जो है c टू d में डिफाइन है। ठीक है, तो ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पहले देखूँ, ये ब्रैकेट के अंदर g ऑफ f यहाँ दिख रहा है और यहाँ h ऑफ g दिख रहा है, तो ये डिफाइन होना चाहिए ना। तो पहले किस पे डिफाइन होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि g ऑफ f किस पे डिफाइन होगा, तो फंक्शन f का डोमेन यानी कि a और फंक्शन g का को डोमेन यानी कि c। g ऑफ f a टू c पे डिफाइन होगा। अच्छा, और h ऑफ g के बारे में भी देख लेते हैं, h ऑफ g किस पे डिफाइन होगा, तो फंक्शन g का डोमेन b और h का को डोमेन यानी कि d, यानी यह b टू d पर डिफाइन होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, अब पूरे के लिए ले लेते हैं, h ऑफ g ऑफ f, तो यह किस पे डिफाइन होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का को डोमेन, तो इस फंक्शन का डोमेन है a और इस फंक्शन का को डोमेन d, तो यह a टू d पर। तथा अगर मैं इसके लिए भी बात करूं तो h ऑफ g ऑफ f की, तो यह किस पे डिफाइन होगा, तो फंक्शन f का डोमेन और h ऑफ g का को डोमेन। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों फंक्शन के लिए डोमेन और को डोमेन समान हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये दिखाना था कि दोनों फलनों के डोमेन समान हो जाए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन h ऑफ g ऑफ f का जो डोमेन है बराबर हो जा रहा है डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ f। देखिए ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये दोनों तो फंक्शन ही है ना, चाहे कंपोजिशन और उससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपका एक फंक्शन ही है। तो दो फलन बराबर होने के लिए दोनों के डोमेन समान होने चाहिए और उन डोमेन पे उनके मान भी बराबर होने चाहिए। राइट, हम लोग पढ़े हुए हैं दो फलन बराबर होने के लिए दोनों के डोमेन समान होने चाहिए। तो हमने देख लिया दोनों का डोमेन बराबर हो गया, और इसके डोमेन पे डोमेन क्या है, तो दोनों के लिए डोमेन, इन दोनों के लिए डोमेन ए है, तो इन डोमेन पे इनके वैल्यू भी इक्वल होने चाहिए, तभी वह फलन आपस में बराबर होगा। तो हमने पहले डोमेन बराबर दिखा दिया, अब इन डोमेन्स पे यानी ए पर हमें दिखाना होगा कि यह दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए तो ये एक काम हो गया, आधा काम हो गया। अब देखिए पुनः हमें क्या लेना होगा, तो हम लोग फंक्शन इसको ले लेते हैं पहले, h ऑफ g ऑफ f के लिए लेते हैं। हम लोग इसके साथ x ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, h g ऑफ f x, इस तरह से आ जाएगा। ये ऑफ हटेगा तो यहां ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो डोमेन से, तो डोमेन आपका a है ना जी, a से बिलोंग करेगा। चलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, h ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा g ऑफ f(x), ब्रैकेट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे h, यहाँ पे इस f(x) को y मान लेते हैं, इस f(x) को y मान लेते हैं, तो यह gy हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि जहां y बराबर में क्या है, f(x) है, हम लोग मान लिए। ठीक है, अब हम लोग इस gy को z मान लेते हैं, तो ये आपका hz हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि जहां z जो है gy के बराबर है, gy के, यानी कि यहाँ पे अगर आप चाहो इसको बराबर, तो g y की जगह ये रखोगे तो gf(x) हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। चलिए तो हमने देखा कि x एलिमेंट पर इस फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वह hz आ रहा है। क्या अब इसको भी लेकर अगर हम लोग x एलिमेंट पे चेक करें, तो अगर hz आ जाएगा तो हो गया बराबर। चलिए अब उसको लेते हैं, हम लोग RHS वाला पार्ट लेते हैं, यानी RHS वाला पार्ट है आपका
एच ऑफ जी ऑफ एफ और एक्स एज ए एलिमेंट ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एच ऑफ जी ये ऑफ हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए एच ऑफ जी, तो इसके जगह चाहे तो आप ब्रैकेट ले सकते हैं या अगले स्टेप में लिया जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ऊपर हम लोग वाई माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग वाई ले लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एच ऑफ जी वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यह जी वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो ये एच जेड बन जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों का सेम आ गया। तो यहां देख रहे हैं दोनों के सेम डोमेन पे इनके वैल्यू भी सेम सेम हो जा रहा है। ठीक है, वैल्यू भी सेम सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसे समीकरण 1 ले लूं और इसको समीकरण 2 ले लूं, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बराबर हो जा रहा है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के। एक्स एक्स दोनों से हटा देंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ए से, ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक्स एक्स हटा देंगे तो ऐसे बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ बराबर में एच ऑफ जी ऑफ एफ। ये हमने साबित कर दिया, ये सत्यापित हो गया। तो हमें ये दिखाने के लिए देखिए क्या करना पड़ा, पहले तो दिखाना पड़ा कि दोनों फलनों का डोमेन समान है और उन डोमेन पे इनके वैल्यू भी समान हो रहा है, तभी ये जाके फंक्शन इक्वल होगा। तो आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में शॉर्ट में लेके चला जाता है, क्वेश्चन को कोई तरीका नहीं देता है, ऐसे ही डायरेक्टली बना देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके बुक में तो इससे रिलेटेड एक ही प्रमेय दिया था, मैं एक और चीज इसमें बता देता हूँ क्योंकि आज अभी टाइम बचा हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी या दूसरा प्रमेय कहिए आपका है कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयोजन एकेकी आच्छादक होता है। यानी कि अगर दो फलन आपके 1 1 and 2 होंगे तो उनका जो संयोजन होगा, उनका जो कंपोजिशन होगा वह भी 1 1 and 2 होगा। इसे हमें साबित करना है। ठीक है, यानी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माना f एक फंक्शन है a से b में तथा g b to c में 1 1 and 2 फंक्शन है, 1 1 and 2 फलन है। ठीक है, यह f a से b में और g b to c में, यह दोनों 1 1 and 2 फंक्शन। जैसे कि आपके कह रहा है कि दो एकेकी आच्छादी फलन, तो यह दोनों एकेकी आच्छादी हो गया ना, दोनों 1 1 and 2 हो गया। तो इनका जो संयोजन होगा, संयोजन वह क्या होगा, g ऑफ f होगा। और वो कैसे डिफाइन होगा, ये तो आपको पता है a to c पे। तो हमें इसे दिखाना है कि g ऑफ f जो है, g ऑफ f एक 1 1 and 2 फंक्शन है, 1 1 and 2 फलन है। यह हमें दिखाना है, यह भी आपका एक ही आच्छादी फलन होगा, यह दिखाना है। g ऑफ f भी, अगर यह दोनों फलन एक ही आच्छादी है तो यह भी आपका एक ही आच्छादी होगा। इसे हमें साबित करना है। तो चलिए पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले 1 1 के लिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना g ऑफ f x1 बराबर में है g ऑफ f x2। 1 1 के लिए ऐसे ना मानते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, इसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तो इसका डोमेन a है, a से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से हो जाएगा यह g f x1 और यह हो जाएगा g f x2। ठीक है, अच्छा चूंकि यहाँ पे फंक्शन g जो है आपका एक ही है, फंक्शन g इज 1 1। अच्छा, जब g 1 1 फंक्शन है और इनके वैल्यू बराबर है तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे जो पुट किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ g f x1 g f x2 के बराबर है, तो यहाँ f x1 f x2 के बराबर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। कहने का मतलब आप याद करो कि अगर हम लोग देखते थे कि अगर फंक्शन 1 1 है, f x1 बराबर है f x2 के, तो x1 x2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रखने वाले जो एलिमेंट है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वही यहाँ g f x1 g f x2 के बराबर है, तो इसमें रखने वाले एलिमेंट f x1 और f x2 है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि फंक्शन f भी 1 1 था, फंक्शन f भी 1 1 था, तो यहाँ से आपका x1 भी तो x2 के बराबर हो जाएगा ना जी। देयरफॉर g ऑफ f इज 1 1।
मतलब कि फंक्शन जी ऑफ एफ हमारा 1 1 हो गया। अब हमें जी ऑफ एफ को अनटू दिखाना है, तभी ना आपका एक एक छादी दोनों होना चाहिए, तभी तो होगा 1 1 अनटू। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना z कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है c से, z कोई एलिमेंट है जो c से बिलोंग कर रहा है, c दैट मीन्स g का कोडोमेन है, ठीक है ना। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि फंक्शन g कैसे डिफाइन है, b टू c में आपका अनटू है, अनटू फलन है ना जी, 1 1 अनटू है तो अनटू भी फलन है। अच्छा, अनटू फलन है यानी कहने का मतलब कि z फंक्शन g में मान लेते हैं कोई y एलिमेंट रखा जा रहा है, तो इसका रिजल्ट आ रहा है z। फॉर ऑल y किससे बिलोंग करेगा, तो y से बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है। अगर यह 1 2 फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि g में, फंक्शन g में y पुट करने पर y एज एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है z आ रहा है ना जी। चलिए, और चूंकि आपके पास यह भी कह रहा है कि f a टू b में, यह भी आपका आच्छादी फलन है, अनटू फंक्शन है ना, a टू b में अनटू फलन है, यह भी आपका अनटू फलन है। तब हम लोग यहाँ पे y बिलोंग्स टू b मान सकते हैं, या y इस b से बिलोंग कर रहा होगा, y इस b से बिलोंग कर रहा होगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट x रहा होगा जिसे फंक्शन x में रखने पर y एज ए रिजल्ट आ रहा होगा। फॉर ऑल x किससे बिलोंग कर रहा होगा, a से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि z बराबर में gy, z बराबर में gy, z बराबर में gy, और y की जगह पे क्या रख देंगे, एफ एक्स ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स बन जाएगा, जी y की जगह रख देंगे एफ एक्स, यानी कि यह हो जाएगा जी ऑफ एफ। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग क्या देखे कि x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो g ऑफ a में x के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, यानी कि इसके हर एक प्री इमेज का, हर एक C के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज G ऑफ F में मौजूद है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि G ऑफ F के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है ना, हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है, यानी कि हर एक इमेज का प्री इमेज इस फंक्शन G ऑफ F में अवेलेबल है। देयरफॉर G ऑफ F इज अनटू फंक्शन। तो फंक्शन g ऑफ f 1 1 भी हो गया, अनटू भी हो गया, अतः यहाँ कह सकते हैं कि g ऑफ f इज 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन। तो यही था आपका, ऐसे तो बहुत सारे नियम है, उतना आपको जानना नहीं है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही है। अगर आपको ज्यादा जानना होगा तो हमारे केसी सिन्हा के सॉल्यूशन में जाइएगा, वहां पे मैंने पूरा बता रखा है, ठीक है, वहां से आप पूरा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अभी हमें इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जानना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखना हो, चाहे एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, किसी भी बुक का हो, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।